स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंटरेस्ट रेट से संबंधित हमारे सिलेबस की तीसरी जो थ्योरी है, केन्सियन और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, जिसको आप लिक्विडिटी को तरलता, प्रेफरेंस मींस अधिमान, चाहना, अधिमान का मतलब होता है चाहना। तो तरलता की चाहत की जो थ्योरी है, मान की जो थ्योरी है अधिमान की, वो थ्योरी हम इस आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो केन्सियन थ्योरी जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, वो लॉर्ड केन्स की जो रिवोल्यूशनरी बुक थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो 1936 के अंदर प्रकाशित हुई थी, उसके अंदर अपने इस थ्योरी को दिया था। ये थ्योरी पिछली दो थ्योरियों से बिल्कुल हटके है, क्योंकि जो पहले जो दो थ्योरी आप बच्चों ने पढ़ी है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी लोनेबल फंड थ्योरी, इन दोनों थ्योरियों में क्लासिकल पूर्णतया रियल फैक्टर पर निर्भर करती है, वास्तविक बचत पर की मांग और वास्तविक बचत की डिमांड पर निर्भर करती है। दूसरी तरफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो आपने पढ़ी थी, उसमें वास्तविक तत्व भी होते हैं, बचत कितनी करते हैं पब्लिक वास्तविक अपनी आय का, और साथ में जो मौद्रिक तत्व है, जो बैंक क्रेडिट है, होर्डिंग है, वो तत्व भी क्या करते हैं, उसके अंदर मार्केट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ब्याज की दर, उसको प्रभावित करते हैं। तो दोनों ही करते हैं, रियल भी और अनरियल भी, मॉनेटरी भी। लेकिन जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है विद्यार्थियों, वो प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना है, क्योंकि केन्स के अनुसार मुद्रा की जो का जो सॉरी जो ब्याज की दर है, वो मुद्रा की सप्लाई और डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। वो कैसे निर्भर करता है, हम इस थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। तो केन्स ने जो इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन दी है, वो यही डेफिनेशन दी है कि इंटरेस्ट एक प्राइस है जो पब्लिक को देना पड़ेगा, ताकि वो जो लिक्विड एसेट उनके पास है, उससे वो उस लिक्विड एसेट को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। इसको साधारण शब्दों में आप इस प्रकार समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास बैंक में क्रेडिट है, या आपके घर में आपके पास कैश रखा हुआ है। यदि ब्याज की दर ज्यादा होगी, तो आप क्या करेंगे, आप उस कैश को जिन बैंकों ने या जिन संस्थाओं ने बॉन्ड जारी कर बैंक ब्याज की दर ज्यादा दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें ब्याज की अपना जो पैसा है, धन है, मुद्रा के रूप में जो है, उसको आप क्या करेंगे, निवेश करेंगे। तो इसका मतलब ब्याज की दर आप अपनी जो लिक्विड एसेट्स थे आपके पास, जो तरल वस्तुएं थी मुद्रा के तौर पर, वो तरल वस्तुओं से आप क्या हो रहे हैं, अब वंचित हो रहे हैं। तो इस वंचित करने के लिए, इससे आप दूर हटने के लिए, जितना जितनी अदायगी की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफली दोबारा बता देता हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है हिंदी में तरलता, और तरलता का मतलब है इकोनॉमिक्स के अंदर कि ऐसी वस्तुएं जिनको बिना समय गवाए और बिना उसकी वैल्यू को कम किए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसी वस्तु तो सबसे चीज जो क्या नाम है, तरल वस्तु है, वो है मुद्रा, आपके हाथ में जो मुद्रा है। और दूसरी है जो आपकी मुद्रा बैंकों में, अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, जिसको तुरंत आप चेक के जरिए, या डिमांड डिपॉजिट है, उसके अंदर आप चेक के जरिए आप तुरंत उसको निकलवा सकते हैं। तो वही क्या कहलाएंगे, सबसे तरल होगी। और दूसरी जो तरल होंगी, आपकी एफडी वगैरह होंगी, या आपका जो सोना होता है, गोल्ड होता है, या कोई और वस्तुएं हैं जिसको आप ज्यादा वैल्यू खत्म ना किए और तुरंत खरीदने और बेचने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम तरल वस्तुएं बोलते हैं। तो केन्स ने ब्याज की दर तरल वस्तुओं से संबंधित है, लेकिन केन्स के अनुसार तरल वस्तु क्या थी, कि मनी और डिमांड डिपॉजिट वगैरह जो बैंकों में होते हैं, ये सबसे तरल वस्तुएं थी। तो इसके संदर्भ में ही लॉर्ड केन्स ने अपनी ब्याज की थ्योरी का इंटरेस्ट का जो थ्योरी है, वो प्रेजेंट की थी। तो ये जो थ्योरी है, इसके अनुसार भी जो ब्याज की दर है, वो डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, यहाँ पे मनी की जगह आप लिक्विड एसेट भी कह सकते हैं, यानी कि लिक्विड एसेट तरल वस्तुओं की मांग और तरल वस्तुओं की सप्लाई के द्वारा ही निर्धारित होती है। और पिछली जो थ्योरी थी, जो पहले वाली क्लासिकल थ्योरी, उसमें ब्याज की दर निर्धारित होती है सेविंग की डिमांड
और सेविंग की सप्लाई, अर्थात इन्वेस्टिबल फंड की डिमांड इन इन्वेस्टिबल फंड की मांग के द्वारा, वो पूर्ति के द्वारा। लेकिन जो उसके बाद जो थ्योरी पढ़ी थी हमने, न्यू क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी, उसमें लोनेबल फंड की सप्लाई और लोनेबल फंड की डिमांड से के द्वारा निर्धारित होती है। और इस थ्योरी में अगला जो पॉइंट जो डिस्कस किया है यहाँ पे, लॉर्ड केन्स ने मानना है कि पब्लिक का जितनी भी वेल्थ होती है, कमाई होती है, जो भी उसने कमाई किया है, वो या तो अपने पास मनी के रूप में रखेगा, या सिक्योरिटीज वगैरह चाहे गवर्नमेंट की हो या डिबेंचर्स हो, जो क्या बोलते हैं उसके, कंपनियों के जो ऋण पत्र होते हैं उनमें, उसमें क्या करेगी, वो निवेश करेगा। तो यानी कि पब्लिक के पास दो ही ऑप्शन है, या तो मुद्रा तरल वस्तुओं के रूप में रखे वो, या क्या करे, यदि ब्याज की दर अच्छी मिल रही है तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या डिबेंचर्स वगैरह में क्या करे, वो इन्वेस्टमेंट करे। तो अब हम पढ़ लेते हैं डिमांड फॉर मनी कहां कहां से आती है अकॉर्डिंग टू केन्स। केन्स के अनुसार तीन जगह से डिमांड फॉर मनी आती है। नंबर एक, ट्रांजैक्शन मोटिव्स के लिए, यानी कि जो लेन देन का जो उद्देश्य है उसके लिए। दूसरा, प्रिकॉशनरी मोटिव, जो सावधानी का मोटिव है। तीसरा, स्पेकुलेटिव मोटिव, सट्टेबाजी का। ये जो तीसरा मोटिव है ये पिछली दो थ्योरियों में नहीं था, लेकिन जो पहले वाले मोटिव्स थे ये पिछली दो थ्योरियों के अंदर थे। ट्रांजैक्शन मोटिव मीन्स कि पब्लिक की जो इनकम होती है, पब्लिक उसको इनकम को खर्च करती है, वस्तुओं और सेवाओं को लेन देन के लिए प्रयोग करने के लिए वो क्या करती है, मुद्रा की मांग करती है, तरल वस्तुओं की मांग करती है। तो एक तो ये होता है, ये जो मोटिव है। और जो दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव्स है, प्रिकॉशनरी मीन सावधानी, कि पब्लिक को पता है कि आने वाला फ्यूचर अनसर्टेन है, पता नहीं कैसा है, अनिश्चित है, और इस आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या दुर्घटना घट सकती है, किस चीज की आपको तुरंत आवश्यकता पड़ सकती है। तो उन आवश्यकताओं को, उन दुर्घटनाओं से बचने के लिए पब्लिक अपने पास आय का कुछ हिस्सा अपने पास रखती है। तो वो जो उद्देश्य है वो क्या कहलाएगा, उसका सावधानी उद्देश्य कहलाएगा। अब जो दोनों ही उद्देश्य है, ट्रांजैक्शन मोटिव्स की हम पहले बात कर लेते हैं, ये पब्लिक की इनकम पर निर्भर करता है। ये दूसरा, ये पब्लिक की इनकम और खर्च करने और दोबारा जो इनकम मिलेगी उसके बीच में कितना अंतर है, इसके ऊपर निर्भर करता है। और ये निर्भर करता है कि पब्लिक खर्च कैसे करती है, मोड ऑफ एक्सपेंडिचर कैसा है। यदि लोगों की आय ज्यादा है तो पब्लिक क्या करेगी, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए ज्यादा पैसा रखेगी। और यदि आय प्राप्ति में और दूसरी जो अगले पीरियड के बाद आय मिलेगी उसमें काफी अंतर है, तो भी पब्लिक क्या करेगी, ज्यादा पैसा अपने पास रखेगी। इसी प्रकार यदि पब्लिक कैश के रूप में ज्यादा खर्च करती है, कैश लेकर कैशों में लेन देन ज्यादा करती है, तो भी क्या करेगी, वो पब्लिक अपने पास कैश ज्यादा रखेगी। तो सामान्यतः ये पाया जा गया है और सभी अर्थव्यवस्था में, यदि देश की आय बढ़ेगी तो कैश की मांग ट्रांजैक्शन इस मोटिव के लिए क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये ब्याज की दर पे निर्भर नहीं करती है, बल्कि किस चीज पे निर्भर करती है, आय पे निर्भर करती है। यदि आय बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन की डिमांड, मोटिव के लिए मनी की डिमांड बढ़ेगी, और यदि आय कम हो जाएगी तो इस मोटिव के लिए क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए डिमांड फॉर लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी प्रकार प्रिकॉशनरी मोटिव, जो ज्यादा अमीर है वो ज्यादा सावधानी के लिए अपने पास ज्यादा पैसा रख सकता है, गरीब व्यक्ति कम रखेगा। तो इसलिए सावधानी मोटिव के लिए भी आय पर ही निर्भर करती है, ना कि ब्याज की दर पर। तीसरा जो मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव केन्स के अनुसार वो होता है जिस पब्लिक के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और वो मार्केट में ब्याज की दर के बारे में, मार्केट से पहले ही फ्यूचर में ब्याज की दर, भविष्य में ब्याज की दर क्या होगी उसके बारे में अंदाजा लगाकर अपना निवेश के बारे में फैसला करता है कि वो अपने पास पैसा रखे, या गवर्नमेंट या किसी भी प्रकार की प्रतिभूति है, सिक्योरिटीज वगैरह में उसमें पैसा लगाए। तो इस तरह की जो उसका उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या कहलाता है, स्पेकुलेटिव मोटिव कहलाता है, मीन सट्टेबाजी का मोटिव कहलाता है। इसको हम डिटेल में आगे जो डायग्राम होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो तीन प्रकार के मोटिव्स थे, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी, जो दोनों ही मोटिव्स क्या किस चीज पे निर्भर करते हैं, आय पर निर्भर करते हैं। तो दोनों को हम इकट्ठा दिखा सकते हैं। लेकिन जो तीसरा मोटिव वो किस चीज पे निर्भर करेगा, प्योरली ब्याज की दर पर निर्भर करेगा, आय निर्भर करेगा।
अब बात करते हैं सप्लाई ऑफ मनी की। सप्लाई ऑफ मनी किसी भी अर्थव्यवस्था में उसकी जो मॉनेटरी सिस्टम है, उसका जो बैंकिंग वगैरह या सेंट्रल बैंक का सिस्टम है, उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। और ये किसी समय के किसी अक्षण पर, किसी भी एक पीरियड के ऊपर क्या होती है, ये लगभग कांस्टेंट होती है। तो केन्स के अनुसार ब्याज की दर कैसे निर्धारित होती है, अब हम डायग्रामों की सहायता से समझ लेते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे 3 पैनल बनाए गए हैं इस डायग्राम में। फर्स्ट पैनल जो मेरे एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में है, ये मिडल में सेकंड पैनल, और तीसरा जो एक्सट्रीमली राइट में है, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करेगा। यहाँ जो फर्स्ट पैनल है, उस पे सभी पैनलों में एक्स एक्सिस पर डिमांड फॉर मनी दिखाई गई है और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया गया। तो पहले हम फर्स्ट पैनल को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पैनल में डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रीकॉशनरी मोटिव्स की दिखाई गई है कि देश की आय में से कितना हिस्सा पब्लिक लेन देन के लिए और सावधानी उद्देश्य के लिए ब्याज की अलग अलग दर पर लेती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यदि मार्केट में ब्याज की दर बहुत कम है, 2% है, तो भी 20 यूनिट, 20 लाख करोड़ या 20 करोड़, जो भी आप कहना चाहे वो कह सकते हैं, इतना पब्लिक अपने पास रखती है आय के लिए, खरीदारी के लिए। और यदि ब्याज की दर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, 6, तो भी इतना ही रखती है, 12% हो जाए तो भी इतना रखें। तो यहाँ देख रहे हैं आप, जो सावधानी उद्देश्य और ट्रांजैक्शन के लिए पब्लिक की जो डिमांड है वो 20 यूनिट है, जो क्या है, कांस्टेंट है, जो ब्याज की दर से क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ये निर्भर करती है, अभी बताया था मैंने आपको, पब्लिक की आय पर। यदि पब्लिक की आय ज्यादा हो जाती है, वो 30 करोड़ मांग करेगी, आय कम हो जाएगी तो क्या करेगी, वो इस उद्देश्य के लिए, इन उद्देश्यों के लिए 10 करोड़ की मांग करेगी। अब हम बात करते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ये आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है सट्टेबाजी के लिए। ये उन व्यक्तियों के से संदर्भ है, उन संस्थाओं से संदर्भ है, जो पैसे से मार्केट में क्या ब्याज की दर है उसका पहले ही अनुमान लगाकर पैसे को निवेश करती हैं, बॉन्डों में वगैरह में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज वगैरह में, या कंपनियों के जो डिबेंचर्स है उनमें निवेश करती है, उससे संबंधित होता है ये स्पेकुलेटिव मोटिव्स। मान लीजिए सपोज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। जब 6% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, और इस ज्यादा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट अब जो इस वक्त कितनी है, 6%। तो उन लोगों को लगता है कि अब 6% है, लेकिन आने वाले समय में ये काफी कम जाएगी, इसलिए वो क्या करेंगे, इस ज्यादा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा उठाने के लिए अपने पास पैसा नहीं रखेंगे, लिक्विड एसेट नहीं रखेंगे, वो क्या करेंगे, 6% की जो सिक्योरिटीज मिल रही है उनको, उसके सिक्योरिटीज को वो क्या करेंगे, खरीद लेंगे। तो इस प्रकार वो डिमांड फॉर जो कैश है वो लगभग 5 पॉइंट के बराबर, यहाँ पे 0 और 10 है तो यहाँ पे 5 पॉइंट मान लेते हैं, तो 5 यूनिट के बराबर, 5 लाख करोड़ या जो भी है उसके बराबर डिमांड फॉर मनी होगी 6% पर। लेकिन अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आ जाती है, तो बहुत सारे लोगों को लगने लग जाता है, नहीं यार 4 तो कम आ गई है, इससे तो ज्यादा ही जाएगी, तो वो क्या कर रहे हैं, मुद्रा की मांग बढ़ा देते हैं। लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 4% से भी नीचे आने की संभावना है, इसलिए वो क्या करेंगे, निवेश करें। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति आ जाते हैं इसमें। ऐसे व्यक्ति भी हो जाते हैं जिसको 4% काफी ठीक ज्यादा लगती है, तो वो क्या करेंगे, इस पे अपना मुद्रा को बॉन्ड के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, तो मुद्रा की डिमांड कम हो जाएगी। और जिसको लगता है कि ये 4% कम आ गई है, आगे बढ़ेगी, 6-10 होगी, तो वो क्या करेंगे, मुद्रा की मांग बढ़ाएंगे। यानी कि जिस भी व्यक्ति को ये लगेगा कि मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, बॉन्ड वगैरह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम आ रही है, तो वो क्या करेंगे, मुद्रा को अपने पास रखेंगे, लिक्विडिटी की डिमांड अपने पास रखेंगे, इस उद्देश्य के लिए कि जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो वो उस मुद्रा से क्या करेंगे, निवेश करेंगे और लाभ कमाएंगे। तो सपोज जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 आ जाती है, तो डिमांड कितने करोड़ की हो जाती है, 30 करोड़ की हो जाती है।
अब लगभग सभी को लगने लग जाता है तो 2% तो बहुत कम है, इसलिए क्या करना है, बॉन्ड वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे 2% मिल रहा है, तो अपने पास ही कैश रख लेते हैं इस आशा में कि 2% से ज्यादा मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगी। तो यदि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पहुंच गया, 12% के आसपास है, तो सबको लगने लग जाता है कि ये मार्केट और इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, अब अपने पास पैसा रखने का कोई फायदा नहीं है, उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ गई है, क्योंकि घर में पैसा रखोगे तो 0% मिलेगा, और यदि बॉन्ड खरीदोगे तो आपको 12% लगेगा। तो पब्लिक सारी की सारी क्या करती है, 12% पर क्या करती है, बॉन्डों की मांग करती है, ना कि लिक्विडिटी की मांग करती है। तो इसलिए लिक्विडिटी की डिमांड क्या हो जाती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो ये आपने देखा कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती चली जाएगी तो लिक्विडिटी की मांग कम हो जाएगी मुद्रा की, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी तो लिक्विडिटी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा हो जाता है कि बहुत कम आ जाती है, तो लिक्विडिटी की मांग क्या हो जाती है, लगभग अनंत हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में चाहे आप उसको 40 करोड़ दो, 50 करोड़ दो, पब्लिक क्या करती है, बॉन्ड नहीं खरीदती, सारा सारा अपने पास ही रख लेती है। तो इस सिचुएशन को, जहां पे एक न्यूनतम मार्केट की दर पर, चाहे वो 2% हो या उससे भी कम हो सकती है, जिस पर पब्लिक मुद्रा की मांग, सभी मुद्रा की जो सप्लाई को अपने पास ही कैश के तौर पर रखती हैं, बॉन्ड वगैरह नहीं करती, इस स्थिति को हम लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। क्या नाम दिया मैंने इसको, लिक्विडिटी ट्रैप बोलते हैं। यानी कि तरलता बंद में फंस गया है, कि सभी की सारी तरल वस्तुएं वो पब्लिक अपने पास रखती है। अब जो पैनल राइट साइड का जो तीसरा पैनल है, इसमें हमने उन्हीं ब्याज की दरों पर कुल जो मुद्रा की मांग तीनों देशों के लिए, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव के लिए जो कुल कितनी दिखाई वो दिखाई गया है। सपोज मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, तो डिमांड कितनी है यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक की डिमांड है, और लेकिन प्रिकॉशनरी और ट्रांजेक्शन के लिए, और स्पेकुलेटिव के लिए क्या डिमांड है यहाँ पे, 0। तो टोटल डिमांड है 12% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अबाउट 20 करोड़ के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे टोटल डिमांड कितनी हो जाएगी, 20 करोड़। लेकिन जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, 6 आ गई है, तो ट्रांजैक्शन के लिए तो अब भी वही 20 है, लेकिन स्पेकुलेटिव के लिए बढ़ गई है, जो लगभग कितनी हो गई यहाँ पे, 5 के आसपास हो गया। तो 20 और 5 25, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 25 के बराबर आपकी 6% पर टोटल डिमांड फॉर लिक्विडिटी बढ़ गई है। यहां से लेकर यहां तक की दिखाएगी आपकी ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी, और यहां से यहां तक दिखाएगी आपकी स्पेकुलेटिव दिखाएगी। उसके बाद अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो गई है, 2% हो गए, तो ये ट्रांजैक्शन प्रिकॉशनरी के लिए तो अब भी 20 करोड़ है, लेकिन स्पेकुलेटिव के लिए काफी बढ़ गया, 30 करोड़ हो गया। तो 20 + 30 इज इक्वल टू 50, तो 50 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो ये जो कर्व आपका ए बी, जो कर्व है आपका डीएम, ये क्या दिखाता है, आपका डिमांड फॉर मनी कर्व दिखाता है, मुद्रा की या लिक्विडिटी कह सकते हो उसकी मांग को दर्शाता है यहाँ पे। और इसका ये जो पोर्शन है, यानी कि जो कम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जब लिक्विडिटी की डिमांड इनफाइनाइट हो जाती है, पब्लिक इस ब्याज की दर पर बॉन्ड ना खरीदकर सारी की सारी मुद्रा जो उनके पास आती है कमाई के तौर पर, वो अपने पास ही रखती है, तो ये पोजीशन क्या कहलाती है, तरलता बंद कहलाती है, लिक्विडिटी ट्रैप कहलाती है। दूसरी तरफ मार्केट के अंदर मुद्रा की सप्लाई कितनी होगी, ये क्या होगी, ये ब्याज की दर पर निर्धारित नहीं होती, ये सेंट्रल जो बैंक है और जो उनका बैंकिंग जो सिस्टम एक अथॉरिटीज हैं वो निर्धारित करती है। वो जैसे यहाँ पे 25 करोड़ के आसपास है, तो 25 करोड़ निर्धारित की हुई है, तो ये क्या होगी, वर्टिकल होगा, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ब्याज की दर से क्या होगा, ये स्वतंत्र होगा। तो अब देखिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 25 करोड़ की मांग है, जो ए बी डी एम कर्व के द्वारा दिखाई गई है, और 25 करोड़ की सप्लाई है, तो ये जो 6% है ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगी, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगी, संतुलित ब्याज की दर कहलाएगी। यदि इससे ज्यादा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज 12% है, तो 12% में सप्लाई कम है, डिमांड क्या है, नहीं सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो इसका मतलब ये सप्लाई ज्यादा होने के कारण मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और यदि 4% है तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। तो ये विद्यार्थियों हमने देखा कि केन्स के अनुसार
जो ब्याज की दर 6% निर्धारित हुई है वो केवल और केवल मॉनेटरी जो वेरिएबल्स थे, मॉनेटरी जो तत्व थे, मुद्रिक जो तत्व थे, उनके द्वारा निर्धारित हुए, लिक्विडिटी की डिमांड और लिक्विडिटी की सप्लाई के द्वारा। अब सपोज मार्केट में यदि सप्लाई बढ़ जाती है तो ये क्रॉस शिफ्ट होकर राइट साइड में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन बढ़ जाती है, सपोज अगर आपकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने से क्या होगा कि ये जो करप है डीटीपीटी ये राइट साइड में खिसक जाएगा, क्योंकि पब्लिक और डिमांड करेगी, इनकम बढ़ने से डिमांड करेगी, तो ये जो ए बी करप है ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट होने का मतलब क्या होगा, अगर सप्लाई यही है तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, अगर लिक्विडिटी की मांग बढ़ती है तो उसका मूल्य रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो छात्रों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।